हेलो स्टूडेंट। ये जो वीडियो है वो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। पिछला जो वीडियो था पार्ट 1 इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें मैंने तुम्हें ये बताया था कि करंट जो होता है आई, वो होता है क्यू बाई टी। यानी करंट जो होता है क्यू बाई टी होता है, जहां पर क्यू जो है वो चार्ज होता है, टी जो है वो टाइम होता है, और आई जो है ये सिंबल है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये मैंने बताया था कि जो आई जो होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितनी चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो हो रही है, वही इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होती है ना। तो यहां से जो है इस फॉर्मूले से एक्चुअल इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन आती है। जो इलेक्ट्रिक करंट की एक्चुअल डिफिनेशन है वो यहाँ से आती है। जैसा कि उस वीडियो में मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रही है तो ये मान के चलो कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट है। मीन्स इफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर, देन वी कैन एज्यूम दैट दिस वायर हैज एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की पहली जो कंडीशन ये होती है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना चाहिए, या ये बोल लो कि उसमें चार्ज का फ्लो होना चाहिए। अब ये जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू निकालने के लिए क्यू बाई टी, इससे हमें ये मालूम चलता है कि अगर यूनिट टाइम में अगर हम ये मालूम कर ले कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो हमें इस करंट की वैल्यू मालूम चल जाती है, और इस फॉर्मूला से हमें एक्चुअल जो करंट की डिफिनेशन है वो मालूम चलता है। तो यहां से जो करंट की डिफिनेशन जो मालूम चलती है वो ये मालूम चलती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। देख सकते हो इसमें यूनिट टाइम पे निकाला जा रहा है कि कितनी चार्ज फ्लो हो रही है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो यहां से जो करंट की जो डिफिनेशन आती है वो आती है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो पिछले वीडियो में मैंने एक सिंपल टर्म में तुम्हें बताया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया था, रेट नहीं बताया था, ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट है, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट है ना। और कौन सा चार्ज फ्लो होता है, वो होता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अब यहां तक हम समझ गए कि हाँ इसका फॉर्मूला क्या है, और इस फॉर्मूले से कैसे हम लोग ये डिफिनेशन ड्राइव करते हैं, है ना। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये मेरे ख्याल से हर किसी को समझ में आ चुका होगा। इसको मैं रब कर देता हूँ। आगे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट देखेंगे और चार्ज की यूनिट देखेंगे। आखिर चार्ज की यूनिट क्या होती है, जो मैंने सी से डोनेट किया था, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और चार्ज की जो यूनिट होती है उसे हम लोग बोलते हैं कूलॉम। तो चार्ज की जो यूनिट होती है उसे हम लोग बोलते हैं कूलॉम। चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से, और कूलॉम को डिनोट करते हैं सी से, है ना। अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने यूनिट तो मान लिया कूलम, है ना, तो आखिर इस यूनिट की वैल्यू क्या होती है, क्या माने एक यूनिट, मतलब एक कूलम बोल दी, एक कूलम का मतलब क्या होगा। 1 कूलम अगर मैं बोल रही तो उस 1 कूलम का मतलब क्या होगा, क्या इसे इंटरप्रिटेशन क्या निकाले। 1 कूलम चार्ज बोल दी, इसका मतलब क्या हुआ। चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, अच्छा वो बाद में बता दो। अब ये समझ लो कि आखिर 1 कूलम का मतलब क्या होता है। तो देखो साइंटिस्ट ने जो डिफाइन किया, 1 कूलम इज इक्वल टू, एक कूलम उतना चार्ज होता है जितना कि 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के पास, यानी कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है कंबाइंड, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के पास जितना कंबाइंड चार्ज होता है, उतना ही चार्ज 1 कूलम के बराबर होता है। फिर से समझा रहा हूं, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। तो 1 कूलम जो होता है वो, उसका चार्ज जो होता है 1 कूलम का, वो 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है। और यहां से हम लोग देखते हैं कि एक जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है।
तो वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये इतना चार्ज होता है। 10⁻19 है तो सोच सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना कम चार्ज होता है। 10⁻−19 है ना, नेगेटिव साइन है यहाँ पे, तो बहुत ही कम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो कुल मिला के अगर इतना इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए, तो उन सभी का चार्ज जो होगा कंबाइंड वो होगा 1 कूलम के बराबर। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, है ना। चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है ना। 1 कूलम का मतलब होता है कि 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के पास जितने कंबाइंड चार्ज है उसकी वैल्यू 1 कूलम के बराबर होती है। और एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। हाँ, तो ये हमारा हो गया चार्ज के बारे में एक छोटा सा। अब आगे जो बढ़ाता हूँ वो बता रहा हूँ तुम्हें इलेक्ट्रिक करंट की क्या यूनिट होती है, वो भी देख लेते हैं। तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है I इज इक्वल टू Q/T। हाँ, Q जो है वो चार्ज है और T जो है वो टाइम है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, जिसको हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकेंड होती है, जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी तो तुम लोग क्या लिखोगे, कूलम पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट हो गई। होता क्या है कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आंड्रे मैरी एम्पियर। ये एक साइंटिस्ट है आंड्रे मैरी एम्पियर। इनका जो इलेक्ट्रिसिटी में जो योगदान है, इलेक्ट्रिसिटी का जो फील्ड है उसमें जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। तो इन्हीं के सम्मान में, है ना, ये जो यूनिट है इसे हम लोग एम्पियर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। और ये एम्पियर कहाँ से आया, आंड्रे मैरी एम्पियर से। यानी ये साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इनके सम्मान में ये एम्पियर यूनिट रखा गया करंट का, है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हाँ चलो, आई की जो यूनिट है एम्पियर है, तो आखिर 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ। जैसे मैंने उसमें समझाया था 1 कूलम का मतलब क्या हुआ, इसमें भी मैं ये बता रहा हूँ कि आखिर 1 एम्पियर अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब क्या हुआ। तुम देखो ये एम्पियर है, यहाँ पर अगर 1 लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही 1 एम्पियर अगर मैं बोलूँ तो इक्वल टू कूलम पर सेकेंड हो जाएगा, है ना, कूलम पर सेकेंड। यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, 1 एम्पियर इक्वल टू, इसके आगे 1 लगा दो तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, इंटू इसके आगे 1 लगा दो तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब यहां देखो मैंने ये लिखा कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर मैं पूछूं कि हाँ अब बताओ यार 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे। 1 सेकेंड में 1 कूलम अगर चार्ज फ्लो होती है तो उसे 1 एम्पियर बोलते हैं। करंट जो है वो फ्लो ऑफ चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। अब मैं करंट की यूनिट बता रहा हूँ एम्पियर, तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हो जाएगा, कितनी चार्ज फ्लो होगी। तो यानी कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी उसे हम बोलेंगे 1 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी। यानी करंट की जो वैल्यू होगी वो 1 एम्पियर तभी होगी जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाए, है ना। तो यहाँ से तुम्हारा 1 एम्पियर का डिफिनेशन आ गया, है ना, कि अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो जाए, है ना, तो वो 1 एम्पियर के बराबर होती है। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो तो वो 1 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से 1 एम्पियर आ गया।
तो अभी हम लोग ने ये देख लिया कि कूलॉम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है ना। कूलॉम का डेफिनेशन क्या होता है, यानी एक कूलॉम अगर बोलूँ तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, एक एम्पियर बोलूँ तो उसका मतलब क्या होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें मैंने तुम्हें समझा दिया। देखो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, काफ़ी स्टूडेंट को काफ़ी हार्ड लगता है, बस समझने की देरी है, इलेक्ट्रॉन को समझने की देरी। जब इलेक्ट्रॉन को तुम समझ जाओगे है ना, इलेक्ट्रॉन को ये समझो कि जैसे नदी फ्लो होती है, आपने नदी देखा होगा, बहती हुई नदी देखा होगा, बहती हुई नदी जो होती है उसे हम लोग करंट बोलते हैं। पानी जो फ्लो करती है उसे बोलते हैं करंट। नदी बहुत हाई करंट से फ्लो हो रही है, यानी इसमें जो फ्लो है नदी की बहुत ही हाई है। सेम वही है, ये समझ लो जो वायर है, जो कंडक्टर है, वो क्या है, पूरा का पूरा एक जमीन है, नदी का जो होता है ना नीचे का तल वो है, और उसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो पानी की तरफ फ्लो कर रहा है। बस यही मान के चलना। हाँ, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो हो रहा है, ये जैसे कंडक्टर हो गया, ये मान लो एक नदी का पूरा एक जो तल होता है ऐसे मिट्टी का, वो पूरा है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये पानी की तरफ फ्लो हो रहा है। तो जैसे बहते हुए पानी को हम लोग करंट बोलते हैं, नदी में जो बहता हुआ पानी होता है काफी तेजी से स्पीड से भागते रहते, हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, और ये फ्लो हो रहा है यानी करंट है, यानी कौन सा करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट है ना। तो यही आप एक रिवर से अगर आप इससे कनेक्ट कर दो तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। रिवर में जैसे पानी फ्लो होता है तेजी से, पानी जो फ्लो हो रहा है उसे करंट बोलते हैं। ठीक इसी तरह इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो को हम लोग करंट बोल दिए, इलेक्ट्रिक चार्ज है तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट है ना। बड़ा ही सिंपल सा है, सोचा बता दो तुम लोग को, इससे रिलेट कर पाओगे। लेकिन होता क्या है कि नदी में जो पानी फ्लो करती है जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन हम नदी के डायरेक्शन मानते हैं, नदी के फ्लो के डायरेक्शन मानते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के केस में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मानते हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ। अभी मैं अगला यही डिस्कस करूंगा कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि नदी में जो पानी जो फ्लो होती है, काफी तेजी से अगर फ्लो हो रही है पानी, तो उसे हम लोग, अगर फ्लो हो रही है तो उसे हम लोग करंट बोलते हैं। हाँ, और सेम इसी तरह इस कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये फ्लो हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो हो रहा है यानी करंट है, और इलेक्ट्रिक चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन होता क्या है कि नदी में जो पानी बहता है, जो भी पानी बहता है, तो जिस डायरेक्शन में इसकी फ्लो होती है ना, उसी फ्लो को नदी का डायरेक्शन भी मानते हैं। किस डायरेक्शन में नदी फ्लो हो रही है, अगर इस साइड में फ्लो हो रही है नदी तो इसी साइड में डायरेक्शन होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के केस में ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट के केस में ये होता है कि अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन जो मानी जाती है जस्ट इसको उल्टी मानी जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ है ना, ये मैं बताता हूँ। किसी भी आगे के चैप्टर में तुम जो भी पढ़ोगे, इसमें तुम्हें डायरेक्शन यही लेना होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। आखिर ऐसा हुआ क्यों, ये मैं बताता हूँ। हुआ क्या कि जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब साइंटिस्ट ने जाना, तो उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में पता ही नहीं था कुछ। उस समय इलेक्ट्रॉन की मतलब खोज ही नहीं हुआ था, पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज होती है एटम के अंदर। ये पता था कि प्रोटॉन नाम की चीज होती है जिसपे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उस पर। प्रोटॉन के बारे में पता था जिससे पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन के बारे में है ना कुछ पता ही नहीं था। अब साइंटिस्ट को ये तो पता था कि भैया इलेक्ट्रिक करंट है इस वायर के अंदर, यानी कि चार्ज फ्लो हो रहा है, और वायर के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज होती है, वो होती है पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन के बारे में जानते थे साइंटिस्ट। तो उन्होंने सोचा कि जाहिर सी बात है प्रोटॉन ही फ्लो होता होगा। तो साइंटिस्ट के दिमाग में ये था कि यार प्रोटॉन फ्लो हो रहा है, यही चार्ज है और यही क्रिएट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट उस वायर के अंदर, है ना। तो उन्होंने ये सोचा कि प्रोटॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी वही होगी, है ना।
तो साइंटिस्ट ने यही सोचा कि भैया ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, तो और कंडक्टर के अंदर सिर्फ प्रोटॉन ही होते हैं और कोई तो होता नहीं, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होता है, जाहिर सी बात है प्रोटॉन ही फ्लो करता होगा, है ना। इस साइड में फ्लो कर रहा है करंट, यानी प्रोटॉन भी इसी साइड में फ्लो कर रहा है, यानी करंट के जो डायरेक्शन मानेंगे वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन मानेंगे। किस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो कर रहा है वही डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। तो यहाँ से डायरेक्शन ऑफ करंट आया, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो साइंटिस्ट ने माना कि डायरेक्शन में जो प्रोटॉन होगी वही होगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। फिर हुआ कि ये चलता रहा, काफी सालों तक चलता रहा यही स्टेज। फिर आगे चल के जब इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई, है ना, फिर मालूम चला साइंटिस्ट को भैया प्रोटॉन तो मूव ही नहीं करता, वो न्यूक्लियस के अंदर आता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वही फ्री होता है। तब यहाँ से मालूम चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट जिसे हम लोग ये मानते थे कि प्रोटॉन के फ्लो होने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, वो एक्चुअली जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैंने तुम्हें ये बताया कि साइंटिस्ट जो पहले थे उन्हें बस प्रोटॉन के बारे में मालूम था, तो उन्होंने एज्यूम कर लिया कि कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रही है ना, वो प्रोटॉन के फ्लो होने के कारण हो रही है ना। तो जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो हो रहा है वही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, यानी इधर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो होगी वो इधर ही होगी। बाद में मालूम चला इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर उन्होंने निकाला कि भैया इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस हो रही है ना। इलेक्ट्रॉन ये इधर मूव कर रहा है, यानी करंट की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो इधर ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुल मिलाकर दो डायरेक्शन मिल चुके थे। एक जो डायरेक्शन था वो पुराना वाला डायरेक्शन था जिसे हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन बोलते हैं, है ना। तो और ये जो है वो एक्चुअल डायरेक्शन है। तो यहाँ पे दो तरह के डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम में ये आ जाए कि इलेक्ट्रिक करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है, तो तुम्हें ये बताना है कि जो प्रोटॉन की जो डायरेक्शन होगी वो होगी, यानी प्रोटॉन तो फ्लो करता नहीं है एक्चुअली। मैं अभी एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करके बताता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये याद रखो कि कन्वेंशनल डायरेक्शन जो होता है वो प्रोटॉन के डायरेक्शन को माना गया, जो कि पहले साइंटिस्ट ही प्रोटॉन के बारे में जानते थे। बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, फिर मालूम चला कि जो डायरेक्शन वो मानते थे उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा करंट का। कैसे वो मैं बताता हूँ। मान लो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसके अंदर मैंने बैटरी लगा दिया, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। तो अगर पुरानी बात करें तो पुराने में वो तो यही मानते थे कि प्रोटॉन का फ्लो है, तो प्रोटॉन कहाँ से फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा प्रोटॉन, वो जैसा मानते थे, और ऐसे फ्लो करते हुए ये नेगेटिव चार्ज में इन कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन माना गया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव माना गया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए फिर यहाँ पे ऐसे इन कर जाएगा। ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कन्वेंशनल डायरेक्शन है, यानी पुराने जो साइंटिस्ट मानते थे वो था। फिर जब इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई तो मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, निगेटिव चार्ज से। तो निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता हुआ ऐसे 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 आते पॉजिटिव चार्ज में आएगा। तो ये जो है एक्चुअल जो डायरेक्शन होती है करंट की वो है, यानी फ्लो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन। एक्चुअल डायरेक्शन करंट की ये हो जाएगी निगेटिव टू पॉजिटिव। और अगर कोई पूछेगा कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है तो वो पॉजिटिव टू निगेटिव होगी। आगे तुम इलेक्ट्रिक करंट में जितने भी चैप्टर पढ़ोगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अगर चले जाओगे वहां भी पढ़ोगे जितने भी चैप्टर, उसमें जो कन्वेंशनल जो डायरेक्शन है करंट का, है ना, वही माना जाता है आई की डायरेक्शन मानी जाती है ना। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसे करंट की डायरेक्शन नहीं माना जाता। मतलब एक्चुअल डायरेक्शन तो यही है, लेकिन जितने भी प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे, जितने भी थ्योरी तुम देखोगे, उन सब में इसी को डायरेक्शन मान के चला जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये हल्का फुल्का कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी नहीं है, तुम्हारे पास दिमाग में चल रहा है। बस ये याद रखो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक्चुअल डायरेक्शन जो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। जितने भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो सारा कन्वेंशनल डायरेक्शन पे ही होगा, उसी को मान के चलना। आगे भी तुम हायर क्लासेस में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जाओगे, उसमें भी
पॉजिटिव टू निगेटिव जो डायरेक्शन होता है उसी को मान के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, सारी थ्योरी बताई जाती है।